नमस्कार। आप सब लोगों का स्वागत है एक और एपिसोड में जिसका नाम है द रेड माइक पाठशाला। तो रेड माइक पाठशाला में डॉक्टर कार्तिकेय बत्रा हमारे साथ फिर हैं। वो हमारे साथ तो जुड़ते ही हैं, उनको हम डॉक्टर बत्रा कहते हैं, फील्ड में भी जाते हैं, लेकिन उनकी एक और भूमिका है और वो है ऑफ अ विजिटिंग फेलो विद सी वोटर। अब सी वोटर एक एग्जिट पोल करने वाली कंपनी है, एक सर्वे करने वाली कंपनी है, और ऐसी और भी कंपनीज हैं जो एग्जिट पोल करती हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद एग्जिट पोल वालों को तो भर भर के आप ये समझिए पिटाई हुई है उनकी, क्योंकि नतीजे गड़बड़ा दिए थे उन्होंने। लेकिन फिर भी एग्जिट पोल के आंकड़े इस तरीके के कि उनकी व्यूअरशिप ये बताती है कि इस देश में अभी भी लोग एग्जिट पोल देखते हैं। एग्जिट पोल होता कैसे है, उसके पीछे की गणित क्या है, क्या एकदम ही अनसाइंटिफिक तरीका है, या इसके कुछ मायने भी हैं कि देश ना चाहते हुए भी एक भरोसा बनाए हुए है। डॉक्टर बत्रा, सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि आप इसको किस तरीके से देखते हैं? एग्जिट पोल्स, हमें इनके बारे में सोचना भी चाहिए, देखना भी चाहिए या नहीं, या फिर ऐसे है ये एक 2-3 दिन का चकल्लस है, वो लोग मनोरंजन की तरह देख लेते हैं, दे स्नैक ऑन इट, और उसके बाद उनको भी मालूम है कि इस पे कोई बहुत ज्यादा भरोसा मत करो, असली नतीजा तो बाद में आएगा। मैं अगर ये बोलूं कि सब कुछ इसमें है तो ये जवाब कैसा रहेगा। थोड़ा थोड़ा सब कुछ हाँ। है। देखिए, मैं हाँ। आपको बताता हूँ कि एग्जिट पोल में साइंस भी है और कुछ गेस वर्क भी है। एग्जिट पोल साइंटिफिक एनालिसिस के लिए भी है और एंटरटेनमेंट के लिए भी है, और वो आपकी एंटिसिपेशन को रोकने के लिए भी है। क्योंकि देखिए, एक सेंटिमेंट है, मैं 3-4 साल से ये कर रहा हूँ। लोग चुनाव के बारे में इतना क्यूरियस हैं कि वो चुनाव से पहले चुनाव का रिजल्ट जानना चाहते हैं। अभी तो पोलिंग नहीं हुई, उससे पहले लोग रिजल्ट जानना चाहते हैं। तो जब पोलिंग हो गई है तो आप सोचिए कि जो डिमांड है कि भैया अब तो पोलिंग हो गई, कुछ तो दीजिए, तो उसको लेकर एक एंटिसिपेशन हमेशा रहता है, चाहे काउंटिंग 2 दिन के बाद ही क्यों ना हो। ये एक सेंटिमेंट है और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सेंटिमेंट है। मैं अक्रॉस इंडिया ही देखता हूँ। मतलब इट्स एज इफ कोई स्पोर्ट्स का इवेंट हो रहा है और हम आज रिजल्ट जानना चाहते हैं कि कल मैच कौन जीतेगा। ये इसको ऐसे ऐसे इसको मैं पैराफ्रेज करता हूँ। अगर आप इसका साइंस समझिए, देखिए क्या होता है। एक है सर्वे का साइंस और एक है सीट कैलकुलेशन का साइंस। जो सर्वे का साइंस है वो आपको ये बताता है कि कितना वोट शेयर आ रहा है। खासकर कि अगर आप हर सीट पर सर्वे ना करें तो लेट अस फोकस ऑन दैट स्ट्रेटजी जो मोस्ट पोलस्टर्स यूज करते हैं, जहां वो हर सीट पर नहीं जाते। वो एक पूरे स्टेट का एक अलग अलग हिस्सों से सैंपल लेते हैं। मान लीजिए यूपी है, यूपी में 10-12 संभाग हैं। मैंने हर संभाग से सैंपल लिया। मैंने यादव सैंपल लिया, मैंने ब्राह्मण सैंपल लिया, मैंने मेल सैंपल लिया, मैंने फीमेल सैंपल लिया, मैंने 18 से 30 का सैंपल लिया, 40 से 60 का। ये सब कॉम्बिनेशन करके मैंने 10 संभागों से सैंपल्स लिए और मेरा एंड में रिजल्ट आया कि फला फला पार्टी को इतना वोट शेयर मिल रहा है, फला फला पार्टी को इतना वोट शेयर मिल रहा है। यहां तक साइंस फुल प्रूफ होना चाहिए अगर आप उसको ठीक से करें तो। ठीक है। अब जब आप उस स्टेट वाइड या उस डिवीजन वाइज नंबर को सीटों में प्रोजेक्ट करते हैं तो वहां पर आपका गेस वर्क शुरू हो जाता है। क्योंकि आपके पास उस संभाग का रिप्रेजेंटेटिव सैंपल है। आपके पास उस संभाग में जो 25-30 सीटें हैं उसका सैंपल नहीं है हर सीट का। तो आप फिर क्या रिलाय करते हैं, आप उस सीट के बारे में जो बेसिक इंफॉर्मेशन आपके पास है कि यहाँ का डेमोग्राफिक कैसा है, यहाँ का टर्नआउट कैसा है, यहाँ के कैंडिडेट कैसे हैं, यहाँ के मुद्दे कैसे हैं, वहां पे आपकी क्वालिटेटिव जजमेंट लगती है। और वही मोस्टली गलतियां होती हैं पोलस्टर से कि वोट शेयर अगर आप सही से साइंस करें आप सही निकालेंगे, लेकिन उसके बाद जो सीट कन्वर्जन है उसमें मल्टीपल फैक्टर्स, और खासकर अगर आपकी सैंपलिंग पूरे हर सीट की नहीं है, आपकी सैंपलिंग डिवीजन वाइज है या रीजन वाइज है। कुछ एजेंसीज ऐसी आई हैं संकेत, जिन्होंने ये दावा करना शुरू किया है कि हम हर सीट पर जाते हैं। ऐसे एजेंसीज के लिए तो सीट कन्वर्जन का भी स्कोप कम हो जाता है गलती करने का, क्योंकि उनके पास कायदे से इफ व्हाट दे आर सेइंग इज व्हाट दे आर डूइंग एंड आई हैव नो रीजन टू बिलीव कि वो झूठ बोल रहे हैं। अगर वो जो कह रहे हैं वो कर रहे हैं, इसका मतलब उनके पास हर सीट का सैंपल है। तो उनके लिए तो सीट कन्वर्जन कोई स्टेप ही नहीं है, क्योंकि वो हर सीट पे जाके एक सैंपल ले रहे हैं और आपको बता पा रहे हैं कि ये सीट कौन जीत रहा है, ये सीट कौन जीत रहा है।
तो जो सर्वेज आपको ये बता पाते हैं कि ये सीट कौन जीत रहा है, ये सीट कौन जीत रहा है, इसका मतलब वो हर सीट पर गए हैं और उस सर्वे की, उस एग्जिट पोल की ज्यादा स्क्रूटिनी होगी। लेकिन जो सर्वे आपको बता रहे हैं कि हम आपको ये नहीं बता सकते कि कौन कहां जीत रहा है, हम आपको मोटा मोटा आकलन दे सकते हैं कि देखिए डिवीजन वाइज हमारा ये वोट शेयर्स आए हैं और इतनी सीट इसको आने की संभावना है, रेंज में इसको इतनी सीट आने की संभावना है। और ये जो डिमांड है ये काफी कुछ डिपेंड करता है कि चैनल जो जिसपे आप ब्रॉडकास्ट कर रहे हैं वो क्या चाहते हैं। आप सी वोटर है, सी वोटर हम ये दूसरी सेकंड स्ट्रेटेजी देखिए, मैं पहले बता दूं, मैं सी वोटर में एक कंसल्टेंट की तरह काम करता हूं, मैं उनके रोजमर्रा के एक्टिविटीज में इन्वॉल्व नहीं हूं, बट काम में इन्वॉल्व नहीं जी। तो जैसे कि सी वोटर क्या करता है, वो हर राज्य के कुछ डिविजन्स में जाके सैंपलिंग करता है और फिर वो वोट शेयर निकालते हैं और फिर वो सीट शेयर एक्स्ट्रापोलेट करते हैं या गेस्टिमेट निकालते हैं। मोस्टली ये होता है, कभी कभार कोई चैनल की ये डिमांड होती है कि हमें स्पेसिफिक सीट बाय सीट बताइए, तो फिर उसका वो बजट लेकर वो सीट पर भी जाते हैं और उसका पता लगाते हैं। जैसे कोई बोलेगा मुझे अमेठी का बताओ, रायबरेली का बताओ, तो वो फिर आप सीट लेवल पे जाके सैंपलिंग करो। बट ये कम होता है, ज्यादा फ्रीक्वेंट सी वोटर की संस्था में ये होता है कि आप संभाग बाय संभाग जाके सैंपलिंग करिए, वहां पर आपका एग्जैक्ट साइंस रुकता है और उसके बाद जो सीट कन्वर्जन है उसमें बहुत सारे फॉर्मूले, एल्गोरिथम, क्वालिटेटिव जजमेंट ये सब लगता है और उसके बाद वो कभी सही निकलता है कभी गलत निकलता है। मोस्टली सही निकलता है संकेत, टू बी ऑनेस्ट, रेंज के अंदर डायरेक्शनली, मैं वुड से डायरेक्शनली सही निकलता है, कभी कभी गलत हो जाता है, जैसे कि 2024 के चुनाव में हुआ, तो वो तो सब आई थिंक एक्सेप्ट कर चुके हैं कि गलती हुई। बिल्कुल। अब मैं आपसे एक सवाल और पूछना चाहता हूं और ये सबसे मुख्य बिंदु रहा है हमेशा एग्जिट पोल्स को लेकर के। देखिए, सैंपलिंग का मकसद मैं समझता हूं कि अब आप अगर सपोज किसी जगह पर 1 करोड़ वोटर है तो आप 1 करोड़ लोगों से तो बात करेंगे नहीं, वो तो फिर वोटिंग की प्रक्रिया ही हो गई। लेकिन सैंपल का साइज कितना हो, कितना साइज ठीक साइज होता है और किस तरीके से लिया हुआ सैंपल सही सैंपल होता है, इसकी गणित भी बहुत जरूरी है। अब जैसे बहुत सारे ऐसे सर्वेयर हैं जो हम लोगों ने जो ब्रॉडकास्ट किया द रेड माइक पर एक्सेस माई इंडिया का पोल, वहां पर प्रदीप गुप्ता जी से ये सवाल पूछा गया कि आप 11,500 लोगों में 12,000 लोगों में आपने ये तय कर लिया कि एक राज्य वोट किस तरीके से कर रहा है, तो उन्होंने अपने लॉजिक समझाए। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि सैंपलिंग और सैंपलिंग के पीछे का साइंस किस तरीके से कैलकुलेट होता है और कितना जरूरी है और कितना ज्यादा होना चाहिए ये। जैसे फर्ज कीजिए कोई आके बोल दे मैंने तो 50,000 लोगों का सैंपल लिया और वो सैंपल की क्वालिटी कैसी है। करेक्ट, बहुत अच्छा सवाल है, बहुत टेक्निकल सवाल है, इसमें मल्टीपल इश्यूज आपने रेज किए हैं। तो पहली बात तो ये समझना पड़ेगा, हम जब सैंपलिंग करते हैं तो ऐसे ही नहीं कि सड़क पे जाके 50 लोगों से, मैंने जैसे अभी जब मैं भी घूम रहा था गांव में, तो सबसे आसान काम क्या है एक जर्नलिस्ट के लिए या एक रिसर्चर के लिए, 10 लोग जो सड़क पे मिल गए उनसे बात करके आपका मन बना लिया, इस बार क्या लग रहा है आपको। हाँ, हो गया। अब बहुत बड़ी गलती है ये। इसका कारण क्या है, जो 10 लोग दोपहर 1 बजे सड़क पर हैं, उनके सोशो इकोनॉमिक जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो बहुत अलग होंगे उन लोगों से जो उस समय पर अपने घर पर बैठे होंगे। इसका मतलब वो जो 10 लोग हैं वो शायद किसानी का काम नहीं करते, वो शायद मार्केट में काम करते हैं, क्योंकि जो 1 बजे किसानों का क्या होता है रूटीन, सुबह जाते हैं खेत पे, वापस आते हैं, दोपहर में रेस्ट करके फिर शाम को जाते हैं। तो इसका मतलब मैंने जो सैंपल लिया वो बायस्ड है। अब अगर मुझे सही में सैंपलिंग अच्छी करनी है, जैसे कि आपने कहा क्वालिटी ऑफ सैंपल इज वेरी इंपॉर्टेंट, इनफैक्ट आई वुड से इट इज समटाइम्स मोर इंपॉर्टेंट देन द क्वांटिटी ऑफ सैंपल। क्वांटिटी जैसे जैसे बढ़ती है ना, उसका असर घटता जाता है। एक पॉइंट पे आके आपको कंक्लूजन मिल जाएगा अपना 10, 12, 13% सैंपल, लेकिन वो जो क्वालिटी आपने बिल्कुल सही कहा वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको देखिए, अब जैसे हम क्या करते हैं, हम करते हैं समथिंग कॉल्ड स्ट्रैटिफाइड सैंपलिंग। स्ट्रैटिफाइड सैंपलिंग का मतलब क्या है, मुझे पता है एक इलाके में दोपहर 1 बजे 50% लोग सड़क पे घूमते हुए मिलेंगे, 30% अपने घर में मिलेंगे और 20% शायद खेत में मिलेंगे। ये मेरे 3 स्ट्रेटा हो गए, 3 क्लस्टर। मुझे हर एक से सैंपल करना है। ऐसे ही उस 30% में मुझे महिला और पुरुष को भी सैंपल करना है इक्वली। उस पुरुष की कैटेगरी में भी मुझे यादव, ब्राह्मण, राजपूत, उनके प्रोपोर्शन में सैंपल करना है।
उस महिला, इसको बोलते हैं स्ट्रैटिफाइड सैंपलिंग, कि आप जितना प्रिसाइज हो सके वैसे आप क्लस्टर बनाइए कि एक कैटेगरी है महिला राजपूत, जो महिला है जो राजपूत कैटेगरी से हैं और जो काम नहीं करती, एक है महिला जो राजपूत कैटेगरी से है वो काम करती हैं, एक पुरुष राजपूत कैटेगरी से हैं जो काम करते हैं लेकिन किसानी का काम करते हैं, एक पुरुष राजपूत है वो किसानी का काम करते हैं और साथ में कुछ और व्यवसाय भी करते हैं। ये अलग अलग, क्योंकि ये हमारे पास अगर ये थ्योरेटिकल एक फाउंडेशन है कि हर ग्रुप के अलग वोटिंग पैटर्न्स होंगे, तो हमें हर ग्रुप से एक रैंडम सैंपल लेना है। तो अभी जब मैं जमीन पर गया, मेरे पास इतना समय भी नहीं था और इतने संसाधन भी नहीं थे, तो मैंने मोस्टली एज पर और जाति पर रैंडमली सब बात की लोगों से, कि यंग और ओल्ड लोगों से बात कर लो और थोड़ा जाति पे बात करो और थोड़ा अगर हो सके तो एक दुकानदार से भी बात कर लो और एक किसान से भी बात करो। और शहरी और रूरल, शहरी और रूरल में तो बहुत फर्क, तो वो तो करना ही है। तो ये कैटेगरी जब आप बनाते हैं, इसको बोलते हैं स्ट्रैटिफिकेशन। फिर इसके अंदर जाके आप रैंडम सैंपल उठाते हैं और वो साइंस तकरीबन परफेक्ट है, वो आपको एक सर्टेन मार्जिन ऑफ एरर के अंदर ठीक ठाक वोट परसेंटेज आपको दिशा में दे देगा। मैं आई एम सो ग्लैड आपने ये सवाल पूछा, क्योंकि दर्शकों को ये जानना बहुत जरूरी है कि जैसे ही कोई सर्वे आता है इसका सैंपल साइज क्या है, मैं नहीं मानता। आप सैंपल साइज पर सवाल उठाइए, बिल्कुल उठाइए, लेकिन ये मत कहिए कि जिसका 1 लाख सैंपल है वो नेसेसरीली बेहतर है उससे जिसका 2000 सैंपल है। अब हम सीएसडीएस को गोल्ड स्टैंडर्ड मानते हैं कई चुनाव के लिए। सीएसडीएस का सैंपल जाके साइज देखिए, आप देखेंगे इतने छोटे छोटे सैंपल्स में उन्होंने बहुत अच्छी प्रेडिक्शंस की। और कई ऐसी एजेंसीज हैं जो बड़े बड़े सैंपल से बात करेंगी तो फिर भी नहीं पकड़ पाते नब्ज, क्योंकि जो क्वालिटी ऑफ सैंपलिंग है, और अच्छा सिर्फ क्वालिटी ऑफ सैंपलिंग नहीं होता संकेत, फिर क्वालिटी ऑफ इंटरेक्शन भी होता है। आप जाके लोगों से बात कैसे करते हैं। मुझे ये बताइए डॉक्टर बत्रा, अभी तक तो आपने बोला कि आप कितने सैंपल लेकर के आए, तो ये मतलब नहीं है कि अगर आप 1 लाख सैंपल के हिसाब से कर रहे हैं तो वही सही पोल हो, मतलब आप छोटे सैंपल में भी कर सकते हैं, ये तो हो गई सैंपल की बात। अब आप मुझे बताइए कि जो ये सैंपल ले रहा है वो कितना परिपक्व है ये सैंपल लेने के लिए, बिल्कुल, कि वो सैंपल क्वालिटी से भरा हुआ हो। एक होता है बैक एंड पे आपको प्रोसेस करके दे दिया जाएगा, आपने इस गांव में जाना है, ये सैंपल कलेक्ट करना। अब जो आपके फील्ड में एन्यूमरेटर बोलते हैं इसको, डेटा कलेक्टर जो होते हैं, वो जाके कैसी बात, उसकी प्रॉपर ट्रेनिंग होती है। कई बार ये फोन पे होता है, कई बार ये ऑनलाइन होता है, लेकिन फेस टू फेस आई थिंक इज द बेस्ट। उसका कारण क्या है संकेत, जब आप जाएंगे फेस टू फेस, आप लोगों से जब बात करेंगे, और खास करके आज के जमाने में द शुरुआत इज वेरी गार्डेड, लोग आपसे बात नहीं करना चाहते, दे देंगे किसी को भी दे देंगे वोट, जो जीत रहा है उसको दे देंगे, आप बता दो। मुझे तो कई लोगों ने कहा आप बता दो जिसको वोट दे देंगे। लेकिन आपको उस व्यक्ति से पहले 2-2.5 मिनट में एक ऐसी रैपो बनानी है कि आप उनको लगे कि आप एक विश्वसनीय व्यक्ति हैं। और मैं ये बता सकता हूं कि लोग अपनी बात सुनवाना चाहते हैं, बस उनको भरोसा होना चाहिए कि सामने वाला व्यक्ति ए मेरी व्यथा समझता है और बी की इस जानकारी का कोई गलत यूज नहीं हो। तो जब मैं फील्ड पर गया मेरे पास कैमरा नहीं था, आप जब फील्ड पर जाओगे आपके पास कैमरा होगा, तो वो कैमरा और ना कैमरा होने पर भी बहुत फर्क पड़ता है। अब क्या होता है, बहुत सारे चैनल्स पे हम फील्ड रिपोर्ट्स देखते हैं, और इसमें मैं कुछ किसी का मैं बुराई नहीं कर रहा, ये एक नेचर है इंटरेक्शन का। तो क्या होता है, वो चैनल्स पे हम जब देखते हैं, यूट्यूब पे लगता है कांग्रेस की आंधी है, बीजेपी की आंधी है, क्योंकि जिन लोगों से वो बात कर रहे हैं वो कांग्रेस बीजेपी की बात कर रहे हैं। अब आप समझिए, मैं किसी मार्केट में जाके खड़ा हो जाऊं माइक लेके, सबसे पहले 10 लोग कौन होंगे आने वाले मेरे पास? वोकल, जो सबसे वोकल सपोर्टर दोनों पार्टीज के। बट कैन आई मेक अ कंक्लूजन बेस्ड ऑन द वोकल सपोर्टर्स? नो, क्योंकि वो इतनी संख्या में यूजुअली नहीं होते कि वो पूरा चुनाव अपने बल पर बना दे किसी एक पार्टी के लिए। तो जो एक इनोवेशन YouTube चैनल्स की वजह से हुई है वो ये, क्योंकि YouTube का फॉर्मेट ऐसा है, तो बहुत सारे चैनल्स गांव में भी जाते हैं, महिलाओं से बात करते हैं, जिसे हम कहते हैं साइलेंट वोटर। अगर कोई जाट डोमिनेटेड बिरादरी है तो वहां जाकर वो अहीरों से भी बात करते हैं, वो एससी से भी बात करते हैं, तब आपको थोड़ी बेहतर स्थिति समझ में आती है। बट फिर भी मैं कहूंगा, कैमरे के सामने आकर बात करना एक नीची जाति के व्यक्ति के लिए, या पिछड़ी जाति में, सॉरी मैं करेक्ट करूंगा अपने आप को, पिछड़ी जाति के व्यक्ति के लिए ये इतना आसान नहीं है। आज की तारीख में भी आपको उनको बहुत
प्रॉड करना पड़ेगा, उनसे एक रिश्ता बनाना पड़ेगा। ऑफ कैमरा वो फिर भी आपसे बात कर लेंगे, ऑन कैमरा उनसे बात करना, तो ये सब चैलेंजेस जब आप एग्जिट पोल के परिप्रेक्ष्य में देखते हैं, क्योंकि सर्वेयर के पास कैमरा नहीं होता, एक बेनिफिट है, लेकिन क्या वो रिश्ता बना पाते हैं उन रिस्पोंडेंट से इतने कम समय पर, ये आई थिंक सबसे बड़ा चैलेंज होता है। बहुत और बहुत इसमें इम्पोर्टेंट। कई राज्य आसान होते हैं और कई राज्य थोड़े मुश्किल होते हैं। लैंग्वेज भी एक रोल प्ले करता होगा। आप भी सर्वेयर करता है। पता चला अगर हिंदी भाषी है और आप किसी स्टेट में गए जहां पर हिंदी भाषा बोली ही नहीं जाती, फिर आप क्या करेंगे? नहीं, और हर रिस्पॉन्स, हायरिंग ही गलत है, वो तो हायरिंग डिसीजन ही गलत है। हाँ, मतलब आपको सर्वेयर उसी जबान का चाहिए होगा, उसी जबान का और हाँ। उसी कॉन्टेक्स्ट का। मैं चाहे देखिए, मध्य प्रदेश में मैं हरियाणा से हिंदी स्पीकिंग सर्वेयर नहीं बुला सकता, चाहे मध्य प्रदेश हिंदी स्पीकिंग हो, क्योंकि उनको वहां का परिप्रेक्ष्य समझ नहीं आएगा, एंड वाइस वर्सा। तो इस वजह से जितना लोकल एन्यूमरेटर हो उतना बेहतर है। अब उसकी लेकिन मुझे ये बताइए, फिर अगर आप ऐसे करेंगे तो फिर वो लोकल बायस भी तो आएगा सर्वेयर का। एग्जैक्टली वही कहने वाला था मैं। जितना लोकल आप जाएंगे एक्यूरेसी बढ़ सकती है, लेकिन उसमें प्रॉब्लम उल्टी है कि अगर लोग उस सर्वेयर को जानते हो कि अरे ये तो फला गांव का है, इसको हम जानते हैं, तो उनके फिर रिस्पॉन्सेज बदल सकते हैं। तो ये सारे जजमेंट कॉल्स होते हैं संकेत। देयर इज नो वन क्लियर आंसर। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि देयर इज द साइंस which is just getting the numbers and converting it into vote share, but logistics उसके पहले के काफी इंपॉर्टेंट होते हैं। और 2024 के चुनाव में एटलीस्ट जो डेटा हमने देखा, खासकर यूपी जैसे राज्य में, सीटों से पहले ही गलती हो चुकी थी। गलती वोट शेयर पकड़ने में हो चुकी थी। इसका मतलब रिस्पोंडेंट्स या तो बिलीव नहीं कर रहे थे सर्वेयर्स पे, या सर्वेयर्स अपना काम सही से नहीं कर रहे। अब मुश्किल है ये मानना कि सारे सर्वेयर्स अपना काम सही नहीं कर रहे, जिसका मतलब कहीं ना कहीं ये है कि कई राज्यों में रिस्पोंडेंट्स ने भरोसा नहीं दिखाया इस पूरी प्रक्रिया पर। स्पाइरल ऑफ साइलेंस, विश्वसनीयता पर सवाल उठा। करेक्ट। और आप देखिए मेन फैक्टर वही था कि बीएसपी का वोट कईयों ने ज्यादा आंका और वो आया कम, जिसका फायदा सपा कांग्रेस को मिला। तो आई एम वेरी ग्लैड कि आपने मुझे मंच दिया ये सब बातें बताने के लिए, क्योंकि अगर हम एक मैच्योर पॉलिटिकल ऑडियंस हैं तो हमें सही गलत के परे और चीजें भी समझनी होंगी जो ये बारीकियों में छिपी। बिल्कुल। और यही मेरा अगला सवाल होने वाला था, और संभवतः आखिरी, कि इतना सब साइंस लगा देने के बाद भी, इतनी साइंस तो हर किसी के लिए उपलब्ध है, और साइंस लगाने के लिए फिर आपको लॉजिस्टिक्स मूव करने के लिए और लोगों को भर्ती करने के लिए, फिर उसके बाद बैकएंड में कंप्यूटर लगा करके उसको कंप्यूट करने के लिए, ये सब खर्चा मांगता है डॉक्टर बत्रा। अब ऐसे में सपोज कीजिए कि किसी ने अपने सर्वे की दुकान चलाई और उसमें उसको पैसा उस तरीके से नहीं मिला, उसने बोला कि जितना है उतना दे दो, मैं उसमें सर्वे कर दूंगा, लेकिन फिर आपका ये साइंस को फिट करने में आपने यू कट कॉर्नर्स, आपने कटौती की, और वहीं आपने गलती की। हाँ, जब आप कह रहे हैं, आप मतलब आप एक जनरल एग्जांपल ले रहे हैं। जनरल ये सी वोटर की बात नहीं हो रही। करेक्ट। तो अब मेरा जवाब ये है, ये खासकर जो नई एजेंसीज हैं उनके लिए, या जो कम वेल नोन एजेंसीज हैं उनके लिए प्रॉब्लम हो सकती है। पर संकेत, ये एक जजमेंट कॉल होगा। फिर से कारण मैं बता देता हूं। आपके पास एक चैनल आज आके कह रहा है सर्वे कर दीजिए, तो यू कट कॉर्नर्स। अगर आपने वो गलत कर दिया सर्वे, तो आपको शायद वो एक चैनल भी नहीं मिलेगा अगली बार। प्लस बड़ी एजेंसीज जो होती हैं वो सिर्फ सर्वे ऑफ इलेक्शंस नहीं करती, वो साथ साथ प्रोडक्ट मार्केटिंग एक्सेट्रा सबका काम, उनके और भी क्लाइंट्स होते हैं जो कॉर्पोरेट सेक्टर में। तो उनके लिए तो इलेक्शन में फेस लूज करना एक बहुत बड़ी बात, कि अगर वो इलेक्शन में फेस लूज कर देंगे तो जो लोग उनको पैसा देकर काम करवा रहे हैं अपना प्रोडक्ट का, या मतलब जो भी मार्केटिंग वगैरह के जो भी बड़े बड़े ये जो एफएमसीजी कंपनीज हैं, वो क्यों आपको कॉन्ट्रैक्ट देंगे अब? तो एक पर्सपेक्टिव उन कंपनीज का भी है जो इतना सारा काम कर रही हैं, और जिनका जो हेडलाइन है, अगर वो इलेक्शन वो गलत हो जाता है तो उनकी क्रेडिबिलिटी मार्केट में क्या बचेगी? लेकिन आप इसका काउंटर देखिए, इसका काउंटर ये है कि फिर भी ये सारे एग्जिट पोलस्टर चाहे तो चुपचाप अपना मार्केटिंग कर सकते हैं और कंपनी के लिए, लेकिन आप यू ट्राई टू स्टिक योर नेक आउट, क्योंकि उसी से आपका बाकी जगह धंधा भी जुड़ा हुआ है।
क्योंकि उससे आपका नाम होगा। सपोज इफ यू गेट द इलेक्शन राइट, तो ये अपने आप में एक पब्लिसिटी है जिसके दम पर आप और काम पकड़ते हैं। वरना जरूरत क्या है, आप अपना करते रहिए बैकएंड में काम, मत कीजिए इलेक्शन प्रिडिक्ट। भाई आपकी रेपुटेशन दांव पर लग जाती है, आपकी क्रेडिबिलिटी दांव पर लग जाती है। हो सकता है आप उतना पैसा भी ना कमा पाए जितना आम तौर से, जैसे न्यूज इज कंसिडर्ड अ लॉस मेकिंग प्रोपोजिशन। न्यूज में पैसा नहीं होता, एंटरटेनमेंट करिए उसमें पैसा होता है। इसी वजह से बहुत सारे न्यूज चैनल एंटरटेनमेंट करने लगे। हाँ, न्यूज ही एंटरटेनमेंट हो तो गए। संकेत, ये जो सवाल है ना, ये इज वेरी, एक तो ये दिस इज अबव माय पे ग्रेड ऑनेस्टली। मैं आई एम नॉट अ बिजनेसमैन, आई एम नॉट एन एंटरप्रेन्योर। वो आप जो हैं, आप उनसे आप टच में हैं, आप उनसे पूछिए, वो जवाब देंगे। तो मैं ये कह सकता हूँ, आई थिंक इट्स अ वेरी इंडिविजुअल कॉल। जैसे कई लोग पैशनेट होते हैं कि हमें ये करना है, तो वो कूद जाते हैं। अब उसके मोटिवेशन कुछ भी हो सकते हैं, तो मैं इसमें ज्यादा नहीं कहूंगा। मैं बस ये कहूंगा कि बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि इट वर्क्स बोथ वेज। मैंने यहाँ अच्छा किया तो वहां अच्छा होगा, मैंने यहाँ बुरा किया तो एक रिस्क तो है, पर रिस्क लीड्स टू रिटर्न्स, तो हाई रिस्क तो है। लेकिन अब कोई बहुत रिस्क अवर्स हो, शायद वो ना आए इस फील्ड में। और अगर कोई बहुत रिस्क टेकिंग हो, वो बार बार गलत करके नहीं बोले मैं करूंगा फिर से करूंगा। ये एक बहुत इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन कॉल। लेकिन मैं हाँ, नहीं, कोई बात। मैं एक आखिरी सवाल आपसे फिर पूछना चाहता हूं कि इतना सब जो आपने साइंस गिनाया, और हम चलिए एक बार को बहुत छोटे एग्जिट पोलस्टर की बात नहीं कर रहे हैं, हम कह रहे हैं इस साइंस को जुटाने के लिए, समझने के लिए, ये विवेक रखते हुए, परिपक्वता रखते हुए, वो पूरा सिस्टम बनाने के लिए मेरे पास पैसा भी है, सब कुछ है, और उसके बावजूद, इतनी साइंस के बावजूद मैं बहुत बुरी तरीके से गलत हो जाऊं, ये कैसे होता है और ये क्यों होता है? मैंने आपको उदाहरण दिया कि देखिए, एक तो ये गलती, मैंने आपको रीजन बताया 24 का, तो बहुत ही बड़ा रीजन था कि वोट शेयर में ही गलती हो गई। मैं स्पेसिफिक, देखिए सी वोटर का जो केस है, वहां पर हमको वोट शेयर गलत पाने की माफी नहीं मिल सकती, सीट शेयर गलत पाने की माफी मिल सकती, क्योंकि हमारी मेथोडोलॉजी ऐसी है। तो मैं तो बोल रहा हूं कि गलती हुई, वो रीजन क्या था, ये अक्रॉस एजेंसीज ये गलती हुई है। इसका मतलब मोर देन द एजेंसीज, रिस्पोंडेंट्स प्रोबेबली थोड़ा डिफरेंट बिहेव कर रहे थे, खासकर कुछ राज्यों में। लेकिन कुछ ऐसी एजेंसी ने जिन्होंने ये दावा किया हम हर सीट पर गए हैं। तो अगर आप हर सीट पर गए हैं, तो आपके पास गलती का स्कोप और भी कम था, क्योंकि आपको तो वो सीट कन्वर्जन में स्टेप करना ही नहीं था। तो आपका तो वोट शेयर भी गलत निकला और सीट शेयर भी गलत निकला। हमारा वोट शेयर गलत निकला, तो जब हमारा वोट शेयर ही गलत निकल गया, तो हमको सीट शेयर गलत निकलना ही था, क्योंकि हमारा वो प्रेमाइज है कि वो पहले सही निकलेगा, तब हम कुछ गेस वर्क करेंगे उस पर। और ये सही है। लेकिन अब अगर हम पास्ट में जाएं संकेत, ऐसे कई चुनाव हैं जो सही भी पकड़े हैं, और वो सब एजेंसीज ने पकड़े हैं। जो भी 2-3 एजेंसीज को मैं फॉलो करता हूं, और आप भी करते होंगे, और सी वोटर उनमें से एक है, ज्यादातर ठीक पकड़ते हो आप डायरेक्शनली, पर याद जनता को ज्यादा वो रहता है। एक तो देखिए अभी 4 महीना हुआ है इस चुनाव को, तो ज्यादा अभी ये याद रहेगा। जैसे ही अभी हम 3-4 इलेक्शन सही पकड़ लेंगे पोस्टर्स, तो सब कहीं ना कहीं नॉर्मलाइज हो जाएगा। बट डजंट मीन दैट वी हैव टू स्टॉप इनोवेटिंग एंड थिंकिंग कि हमने गलत क्या किया। करेक्ट। लेकिन एक ये पब्लिक मेमोरी का भी इशू है कि जो सही पकड़े थे, जैसे राजस्थान, हम अंत तक कह रहे थे बहुत लोकलाइज्ड है, बीजेपी को एज है। छत्तीसगढ़ हम कह रहे थे बहुत क्लोज है, वो अलग हो गए, छत्तीसगढ़ बीजेपी आगे निकल गई। बट वी वर नॉट गिविंग अ वन वे स्वीप टू कांग्रेस, जैसे कि मतलब चर्चा हो रही थी उस समय। मध्य प्रदेश वी गॉट रॉन्ग, बट उससे पहले गुजरात सही था, हिमाचल में हमने बहुत क्लोज दिखाया और कांग्रेस की विक्ट्री बहुत क्लोज थी, यूपी हमने सही। तो मतलब मैं गिना सकता हूं पीछे हिस्ट्री में, आपको बहुत फायदा नहीं है उसमें। नहीं, कोई बात नहीं। अब मैं एक सवाल आपसे पूछना चाहता हूं, 2 हैं और ये मेरे 2 आखिरी सवाल हैं। नंबर 1, ऐसा कैसे होता है कि यूएस में या यूके में या और कुछ मुल्क में ये पोल जब होते हैं या सर्वे होते हैं, दे आर सो स्पॉट ऑन, मतलब वो बिल्कुल सीट तक सेम होती है, वोट परसेंटेज तक बिल्कुल एकदम मिला हुआ रहता है। हम देखते हैं जैसे अभी हाल फिलहाल जो यूनाइटेड किंगडम का इलेक्शन हुआ, उसमें लेबर पार्टी के लिए कियर स्टारमर की पार्टी कितनी सीट लाएगी ये तक पोल एकदम बिल्कुल सटीक, सीट एकदम डॉट, रेंज भी नहीं, डॉट सीट वर्सेस इंडियन कॉन्टेक्स्ट। तो एग्जिट पोल
यूएस यूके का और एग्जिट पोल इन द इंडियन कॉन्टेक्स्ट, इसमें आप क्या फर्क देखते हैं? संकेत, बट आपको यूएस का वो इलेक्शन याद है जब ट्रम्प जीते थे? हाँ हाँ। तब तो नहीं था ना इतना एक्यूरेट। नहीं, मैं ट्रैक रिकॉर्ड की बात कर रहा हूं। मेरा ये कहना है जनरल, आपको डायरेक्शन, मुझे एक स्टडी करनी पड़ेगी इसके हिस्टोरिकल ट्रैक रिकॉर्ड पे। ऑनेस्टली मैं वही कह रहा हूं कि अभी फ्रेश मेमोरी से अगर हम जाएं तो यूके अच्छा दिख रहा है, इंडिया बुरा दिख रहा है। बट हिस्टोरिकली अगर हमको एक लॉन्ग टर्म एवरेज देखना पड़ेगा, जिसका डेटा मेरे पास अभी नहीं है, तो मैं कुछ गलत नहीं कहना चाहता आपके शो पर। बट एक तो यूएस में तो मैं ये कह सकता हूं कि सिस्टम बहुत अलग है। प्रेसिडेंशियल सिस्टम है, बाइपोलर वोटिंग है वहां पे। मेजॉरिटी स्टेट्स तो पता है कहां जाने, कुछ स्विंग स्टेट्स होते हैं वहां पे। और आई नो कि आपका और मेरा एक शो ड्यू है, उस पर भी हम बात करेंगे कि यूएस इलेक्शंस आर हाईली प्रेडिक्टेबल टू अ लार्ज एक्सटेंट। फाइनल डिसीजन होता है कुछ 5-6 स्टेट्स। बट इस जवाब को देने के लिए मुझे थोड़ी रिसर्च और लगेगी, और शायद आज से कुछ समय बाद हम इस पर और डिटेल में बात कर सकते हैं कि यूएस और यूके बेहतर है या नहीं इंडियन पोलिंग एजेंसी से। और अगर, क्योंकि देखिए सी वोटर तो वहां भी पोल्स करता है ऑनेस्टली स्पीकिंग, और अगर बेहतर है तो क्यों है और नहीं है तो क्यों नहीं, ये एक अलग लाइन ऑफ क्वेश्चनिंग है जिस पर हम शायद कभी बाद में बात करेंगे। ठीक है। आखिरी सवाल, एग्जिट पोल करना ही क्यों? बहुत अच्छा सवाल है, और यही मैं कह रहा हूं कि हार जीत की बाइनरी से ऊपर उठ के अगर हम देखें, जब हम आपको बताते हैं एग्जिट पोल में कि देखिए दलितों का रुझान इस तरफ जा रहा है, गरीब का रुझान इस तरफ जा रहा है, अमीर का रुझान इस तरफ जा रहा है, महिलाओं का रुझान इस तरफ जा रहा है, अगर ये आंकड़े सही हैं संकेत, और अगर वोट शेयर आपका सही आ रहा है तो ये आंकड़े भी सही हैं इसका मतलब। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये समझने के लिए कि सतह के नीचे क्या हो रहा है, जिसको हम इग्नोर करते हैं। ये इलेक्शंस को स्टडी करना सिर्फ वोटिंग प्रेफरेंस को स्टडी करना नहीं है, उसमें आप कई तरह के सवाल पूछते हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट मुद्दा है या नहीं। अभी जैसे ये अभी अभी बहुत रिसेंट एग्जांपल है, ये जो मैरिटल रेप का आप देख रहे हैं, अगर हम चर्चा ही नहीं करेंगे लोगों से कि क्या मुद्दे, हमें समझ में कैसे आएगा कि क्या मुद्दा है क्या नहीं है। और इलेक्शन एक माहौल बना देते हैं कि हम मुद्दों की बात कर सकें उनसे। अब इट्स अ सेपरेट थिंग कि जब वोटर या जो हमारे व्यूअर्स जब स्क्रीन पर देखते हैं एग्जिट पोल, वो वेट कर रहे होते हैं सीटें कब आएंगी, बाकी सब बिल्डअप में चला जाता है। वो बिल्डअप बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर बहुत बड़ा तबका एससी वोट का इस बार यूपी में कांग्रेस को गया, तो वो क्यों गया? बीएसपी में उसको विश्वास क्यों नहीं रहा? बीजेपी से वो दूर क्यों चला गया? क्या रिजर्वेशंस को लेकर ऐसी तबका आज भी इतना सेंसिटिव है? ऐसा लगता है हाँ। और अगर है तो देन दैट इज एन इनपुट हमारे लिए डिस्कोर्स में कि इट इज स्टिल अ रेलेवेंट इशू। ये जो हम कहते हैं कि रिजर्वेशन मेरिटोक्रेसी का जो डिबेट चलता है, इट शोज अस कि एक तबके के लिए कि आज भी बहुत बड़ा इशू है। और हम तो इस बारे में स्टडी करते हैं तो हमको पता है, लेकिन जनता को बताने के लिए शायद वो बहुत सही मौका है कि लोग अपने वोट से बहुत कुछ कन्वे कर देते हैं। अब देखिए जैसे यूपी में महिला पुरुष का वोटिंग पैटर्न अलग निकला तो उसका बेनिफिट बीजेपी को गया। अब मैं जब हरियाणा में गया, मुझे ये लगा, और मैंने भी डेटा नहीं देखा इसका, कि यहां पर जेंडर वाइज डिफरेंस शायद कम होगा वोटिंग में, जहां एक तरफ ही जाएगा जो जाए। अब जम्मू कश्मीर का इतना इंटरेस्टिंग है, अभी कैसे समझ में आएगा अगर आप एग्जिट पोल नहीं करेंगे। हम कभी बात कर रहे थे कश्मीर में इंडिपेंडेंस का एक बहुत बड़ा फैक्टर है कश्मीर वैली में, और इस पे डिपेंड करेगा कि फाइनल सरकार कैसी बनती है या नहीं, मतलब सरकार स्टेबल बनती है या हंग हाउस होता है। क्या आप जानते हैं एग्जिट पोल में क्या दिख रहा है? क्या? कश्मीर वैली में सबसे बड़ा तबका जिसने इंडिपेंडेंस को वोट किया है वो है यूथ। इसका मतलब यूथ इज डिसएंचेंटेड विद एस्टैब्लिश्ड पार्टीज। अब ये इनसाइट आपको कहां से मिलेगी? तो नहीं, लेकिन ये सब इनसाइट आपको नॉर्मल जब पोल के नतीजे आएंगे तब आप उस डेटा से भी हासिल कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं आप बताइए? आपको कुछ स्टडी तो करना पड़ेगा, क्योंकि वोटिंग तो अच्छा, वो इलेक्शन कमीशन वो ये सब डेटा नहीं देता है। बाय एज नहीं, इलेक्शन कमीशन तो इनफैक्ट सिर्फ नंबर ऑफ वोट्स बताता है, बाय जेंडर भी नहीं। बाय जेंडर वो टर्नआउट बताता है, बट बाय जेंडर वो वोट्स भी नहीं, क्योंकि दैट इज इन्वेडिंग द प्रिवेसी ऑफ द वोटर। करेक्ट। वो नहीं कर सकते हैं, बट हम एज सर्वेयर्स प्री पोल में ये कर सकते हैं कि हम आपको बताएं जाकर कि प्री पोल पोस्ट पोल कुछ भी कह लीजिए कि ये वोटर फला फला निकला और उन्होंने हमें कहा
कि देखिए मैं यंग हूँ, मैं बहुत डिसएंचेंटेड हूँ, एनसी से भी और पीडीपी से भी, मैंने आज इंडिपेंडेंट को वोट दिया। बहुत बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत ही इंटरेस्टिंग। इतनी सारी नई चीजें और अच्छी चीजें एग्जिट पोल के बारे में पता चली हैं डॉक्टर कार्तिकेय बत्रा आपकी वजह से। एंड इट्स ऑब्वियसली सिंस यू हैव दिस एक्सपीरियंस, तो आप एक्सपीरियंस से बोल रहे हैं, तो ये इट इज यू ड्राइव द पॉइंट क्लोजर होम। बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ पर हमसे जुड़ने के लिए और बात करने के लिए। फिर एक और पाठशाला का एपिसोड लेकर के आएंगे, तब तक के लिए नमस्कार।